एक तो क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि क्या रीजन है जितने भी प्लेट्यू हैं वो सारे के सारे मिडिल पार्ट में, है ना, जितने भी प्लेट्यू हैं वो सारे के सारे मिड में हैं। तो एक तो ये रीजन हो सकता है क्वेश्चंस का कि क्या रीजन है कि जितने भी प्लेट्यू हैं वो सारे के सारे मिड में हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन टाइप का हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो ये है। तो कौन कौन से हैं वो, और या उसके बाद वो उसमें लोकेशन पूछ सकता है कौन सा किस कंट्री में है, तो कंट्री वाइज वो लोग पूछ सकते हैं डेजर्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शायद पेज पता नहीं किधर है। हाँ, ये है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो बीच वाला पार्ट है ऑस्ट्रेलिया का वो डेजर्ट रीजन है। ठीक है, तो बीच वाला जो पार्ट है, यानी अगर आप देखोगे यहाँ से तो आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी कि ये जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, ये वाला जो रीजन ऑस्ट्रेलिया का है वो ज्यादा वैसा है डेजर्ट वाला, ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन पूरा डेजर्ट एरिया है। ये कुछ कुछ यहाँ पर भी डेजर्ट है, मतलब मगर ये जो एरिया पूरा डेजर्ट का एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया का मैप। तो ऐसा क्या रीजन है, देखो उसका रीजन आपको बताना है तो हमें पहले समझना पड़ेगा इसकी ज्योग्राफी को। आप देखते हो कि जो भी कोस्टल एरिया है इसका, ठीक है, जो भी इसका कोस्टल एरिया है वो माउंटेन एरिया है, यानी यहाँ पर भी माउंटेन है, यहाँ पर भी माउंटेन है, यहाँ पर भी माउंटेन है, और इस एरिया में भी माउंटेन है। तो ज्यादातर जो मिडिल वाला पार्ट है वो जो मिडिल वाला पार्ट है, या जो मिडिल ऑस्ट्रेलिया है, या जो मिडिल ऑस्ट्रेलिया है वो क्या है, रेन शेडो एरिया है। ठीक है, रेन शेडो एरिया। ठीक है, रेन शेडो एरिया, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया जो है वो रेन शेडो एरिया है। रेन शेडो समझते हैं, पहला रीजन ये है कि अगर आपसे पूछेगा कि क्या रीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा डेजर्ट है, तो उस ऑस्ट्रेलिया की जो चारों तरफ है वो एक माउंटेन का बाउंड्री है। आप चाहे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ले लो, चाहे आप डार्लिंग रेंज ले लो, चाहे गिब्सन रेंज वेस्टर्न में है, तो जो मैक्सिमम जो जहां से रेनफॉल हो सकता है उस एरिया में, यानी वेस्टर्न पार्ट से बारिश वहां नहीं होती, वेस्टर्न पार्ट से वहां बारिश नहीं होती, उस तरह कोई ऐसा रेनफॉल का मूवमेंट नहीं है। तो पहली बात है कि मैक्सिमम एरिया है वो रेन शेडो एरिया, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन सेकंड रीजन आप देखोगे, थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो कोस्टल रीजन से काफी दूर है, यानी क्या है, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम सी। ठीक है, सी से डिस्टेंस, जो आपको पता है जैसे जैसे हम ओस्टिक रीजन से दूर जाते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर, यानी जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है, वो कम होती जाती है। ठीक है, जो ह्यूमिडिटी है वो कम होती जाती है जैसे हम ओसी रीजन से जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई इस तरह से ये है, कोई भी रीजन है, मान लेते हैं इस तरह से, अगर कोई एरिया है, ये वाला कोई एरिया है इस तरह से, और यहाँ पे कोई माउंटेन है ना, यहाँ पे माउंटेन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ बारिश कम हो पाएगी इस रीजन में। और जो ज्यादातर एरिया है, जो अंदर का एरिया है, वो सी से काफी दूर है, ओशियन से काफी दूर है। तो एक तो रीजन ये है ना। और तो ये मेन दो ही इसके ये पॉइंट हैं। और उसके बाद एक रीजन ये भी है कि जो
नॉर्दर्न साउदर्न वाला एरिया है वो अंटार्कटिका के पास भी है, तो बहुत ज्यादा वहां पे टेम्परेचर नहीं है, बहुत ज्यादा उस एरिया में टेम्परेचर नहीं है। उसका रीजन आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, एक 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 ये एरिया है, ठीक है, और एक ये एरिया है। मेरी बात ध्यान समझना आप। अगर हमें ए एरिया में, और ये बी एरिया है, ठीक है, अगर ए एरिया में टेम्परेचर, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान समझना है। अगर एक ए एरिया में 27 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, और बी एरिया में, अगर बी एरिया में 29 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है, 29 डिग्री टेम्परेचर है, तो विंड जो इधर से इधर चलना शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे क्या है, ज्यादातर जो है साउथ की तरफ अंटार्कटिका पास में है, तो इसलिए वहां पे मॉइस्चर नहीं बन पाता, इसलिए वहां पे मॉइस्चर नहीं बन पाता है, ये रीजन है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे मेन रीजन है वो यही है, मैक्सिमम एरिया है वो रेड शेडो एरिया है, इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन कौन से फैक्टर हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ थ्रस्ट बोलते हैं, यानी प्यासी भूमि। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से उसमें डेजर्ट है। अब बस लिख लेते हैं मेजर मेजर डेजर्ट कौन कौन से हैं। सर हाँ हाँ, सर रेन शेडो एरिया क्या बोला था आपने? रेन शेडो एरिया क्या बोला, क्या बोल रहे हैं? हाँ मतलब क्या? क्या होता है, देखिए रेन शेडो एरिया का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया में यहाँ पर बारिश मानसून के समय कम होती है, आपको पता है, यहाँ पर बारिश कम होती है। तो रेन शेडो मतलब होता है जैसे यहाँ पर वेस्टर्न घाट है ना, तो यहाँ माउंटेन है, तो जब कोई विंड जाता है तो यहाँ पर ये सीधे इधर बारिश करता है, इस रीजन में यहाँ पर बारिश नहीं होती। इस कोई भी विंड जाती है इसमें इसमें टकरा के वो यही बारिश करती है। इस रीजन में बारिश होती है 250 सेंटीमीटर, ठीक है, और इस रीजन में बारिश होती है 63 सेंटीमीटर। तो इसका रीजन क्या है कि तो ये जो एरिया है जहां बारिश कम होती है, जैसे ऐसे समझिए इस तरह से, अगर कोई हवा इधर से आ रही है तो इधर बारिश कराएगी, ठीक है, इधर मान लीजिए 200 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, लेकिन इस तरफ बारिश नहीं हो रही है ना, तो जो किसी भी रिलीफ के अपोजिट साइड जो एरिया होता है, इसको हम रेन शैडो एरिया कहते हैं। तो ये एरिया रेन शैडो एरिया, ये माउंटेन के इधर है, सेम चीज वहां पर है। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ माउंटेन है, चाहे आप डार्जिलिंग रेंज देखो वेस्टर्न साइड में है, पर्थ के साइड में, ईस्टर्न में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग। तो रेन शेडो एरिया का मतलब है कि ये माउंटेन है, इसके जो वेस्टर्न साइड में बारिश कम होती है, इधर ज्यादा होती है, क्योंकि जो भी विंड होती है वो इधर रेनफॉल करा देता है, इधर नहीं पहुंच पाता, कम होता है। तो ऐसे रीजन को रेन शेडो एरिया कहते हैं। जैसे अपने इंडिया में तमिलनाडु कंडीशन, तमिलनाडु को रेन शेडो एरिया कहते हैं, हिंदी में वृष्टि छाया प्रदेश। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो कहीं भी हो सकता है, मतलब जैसे अगर हम बात करें हिमालय के रेफरेंस में, तो हिमालय से जो नॉर्थ में, जैसे ये यहाँ पर मान लेते हैं, ये यहाँ पर हिमालय है, तो बारिश यहाँ ज्यादा होती है। जब ये हिमालय से टकरा के यहाँ बारिश हो जाएगी, ये जो एरिया होगा वो रेन शेडो एरिया होगा, अपोजिट साइड में होगा वो रेन शेडो एरिया होगा। तो ये है, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है, ये है। तो अब लिख लीजिए मेजर डेजर्ट रीजन, मेजर डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मेजर डेजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कौन कौन से डेजर्ट है उनको देख लेते हैं एक बार, कुछ नाम ही आपको याद हो गए। ग्रेट विक्टोरिया पहला है इसमें, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हम बताएंगे कहां पर है ये। उसके बाद है गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट,
उसके बाद है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद है इसमें इंपॉर्टेंट ये तानामी डेजर्ट, तानामी डेजर्ट, ठीक है, तानामी डेजर्ट। और उसके बाद है इसमें है स्टुअर्ट डेजर्ट, स्टुअर्ट, स्टुअर्ट डेजर्ट। स्पेलिंग हो सकता है कुछ और हो, बस अभी हम देख के बता रहे हैं। स्टुअर्ट डेजर्ट, तो ये है आपको। और सिम्पसन लिखे नहीं लिखा, सिम्पसन, एक है सिम्पसन डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, तो ये है। तो ये डेजर्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें प्लेट्यू की, ठीक है, अगर हम प्लेट्यू की बात करें तो प्लेट्यू देख लीजिए कौन कौन से हैं। प्लेट्यू है इसमें हर्मशले प्लेट्यू, हर्मशले प्लेट्यू, हर्मशले, ठीक है। दूसरा है इसमें किम्बरले, किम्बरले सुना होगा आपने, किम्बरले, किम्बरले प्लेट्यू, किम्बरले। उसके बाद है इसमें टुआम्बा, टुआम्बा, ठीक है, टुआम्बा। और ये हो गया। उसके बाद हम तो उसके बाद एक चीज और देखते हैं, एक है इसमें डार्लिंग रेंज, ठीक है, थोड़ा ऊपर देख क्या है, कोई नहीं, डार्लिंग रेंज, ये डार्लिंग रेंज है, DAR, डार्लिंग रेंज। उसके बाद है इसमें रियो, रियो नेल्ड, नॉट रियो नेल्ड रेंज, रियो नेल्ड रेंज, है ना। उसके बाद है मैकडोनल्ड रेंज, ठीक है, मैकडोनल्ड रेंज, ये मैकडोनल्ड रेंज है। उसके बाद है इसमें फ्लेंडर्स माउंटेन, फ्लेंडर माउंटेन, ठीक है, माउंटेन, फ्लेंडर माउंटेन। उसके बाद है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और उसके बाद है इसमें ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ये है ब्लू माउंटेन। तो कुछ ये हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे, थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन हमने सारे कर दिए। इस ये जो हमने डिस्कस किए हैं, ये किए हैं डेजर्ट, ठीक है, और ये किए हमने प्लेट्यू, और ये किए हमने माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो डार्लिंग रेंज इम्पोर्टेंट है, और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इम्पोर्टेंट है, और ये ब्लू माउंटेन रेंज इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे हैं। अगर हम आपको एटलस में दिखाने की कोशिश करें, ठीक है, एटलस में यहाँ पर, तो जो देखिए ग्रेट विक्टोरिया जो है, ठीक है, ये हम इसको नंबर वाइज कर लेते हैं, ज्यादा आसानी रहेगी आपको समझने में, ठीक है, नंबर वाइज। तो आप उसको मैप में, जहां पर भी मैप हो, आप उसको वैसे भी लगा सकते हो। जैसे ग्रेट, एक नंबर है ग्रेट विक्टोरिया, तो एक नंबर यहाँ पे कहां पर होगा, ग्रेट विक्टोरिया जो है
वो इस रीजन में है, ये वाला, ये डेजर्ट है, ये ग्रेट विक्टोरिया। यहाँ पे कभी आपसे पूछ सकता है ग्रेट विक्टोरिया। उसके बाद है इसमें गिब्सन, है ना, गिब्सन डेजर्ट। तो गिब्सन डेजर्ट जस्ट इसके ऊपर है, इस रीजन में है, ये गिब्सन डेजर्ट, ठीक है, ये गिब्सन है। तो उसके बाद है इसमें ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट है वो यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन, ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। उसके बाद है तानामी डेजर्ट। जो तानामी डेजर्ट है वो यहाँ पर है, इस रीजन में, तानामी डेजर्ट, ठीक है, तानामी। उसके बाद है स्टुअर्ट डेजर्ट। तो स्टुअर्ट, हाँ, ग्रेट सैंडी हो गया, तानामी, स्टुअर्ट डेजर्ट। स्टुअर्ट डेजर्ट है वो यहाँ पर है, इस जगह पर, इस जगह पर स्टुअर्ट डेजर्ट, स्टुअर्ट। फिर है सिम्पसन डेजर्ट। तो सिम्पसन डेजर्ट है वो यहाँ पर है। आप देख रहे हो ज्यादातर एक डेजर्ट और है, वो हमने लिखाया नहीं है, चलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, मगर ये है। अब इसमें कभी हो सकता है आपसे दे दे, तो ये कौन सा है, ये है आपका विक्टोरिया, ये है गिब्सन, और ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, इस तरह से। आप एटलस में भी इनको आराम से देख सकते हो, वहां भी आपको मिल जाएंगे। तो ये डेजर्ट है, ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पर्थ है ना, यहाँ पर। उसके बाद हम बात करते हैं हर्सेल प्लेट्यू। अब प्लेट्यू देख लीजिए, हर्सेल प्लेट्यू कहाँ पर है। हर्सेल प्लेट्यू इस रीजन में, ये वाला हर्सेल प्लेट्यू वही है, हर्सेल प्लेट्यू यहाँ पर है, ठीक है, नंबर 1 हर्सेल प्लेट्यू। उसके बाद है किम्बरले प्लेट्यू। किम्बरले प्लेट्यू यहाँ पर है, इस रीजन में, इस रीजन में। अच्छा, किम्बरले क्यों फेमस है? सर हीरे, हाँ, डायमंड के लिए, हाँ, हीरे के लिए, है ना। अच्छा, मेरा सीधा थोड़ा सा क्वेश्चन है कि ऐसा क्या रीजन है कि किम्बरले जो प्लेट्यू है वो इस रीजन में है, यहाँ पर नहीं है? कोई बता सकता है? मतलब डायमंड का जो माइन है वो उस रीजन में है, यहाँ पर नहीं है, ताकि आपको याद रहे काफी देर तक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। क्यों बताएं, कोई है जवाब कि ऐसा क्या रीजन है? अरे बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, ठीक है। और ट्रॉपिकल रीजन में का मतलब है वहाँ फॉरेस्ट होगा, और ठीक है, ट्रॉपिकल का मतलब टेम्परेचर होगा, रेनफॉल होगा। जब टेम्परेचर और रेनफॉल होगा तो वहाँ पे फॉरेस्ट होगा। तो फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट मतलब जो डायमंड फाइनल किसका प्रोडक्ट है? कोल का है ना। अरे कोल कब होगा? जब फॉरेस्ट होगा। और फॉरेस्ट कब होगा? जब टेम्परेचर और रेनफॉल होगा। तो किम्बरले माइन नॉर्थ में होने का वजह यही है। तो इस सबको थोड़ा कनेक्ट किया कीजिए, तब आपको याद रहेगा कि किम्बरले लेक इधर ही क्यों है, साउथ में क्यों नहीं। कि साउथ वाला जो रीजन है वो टेम्परेट रीजन में आ जाता है, 23.5 डिग्री से साउथ में आ जाता है, और टेम्परेट रीजन में उतना रेनफॉल नहीं होता है। आप बताइए कि यूपी में, बिहार में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, नेपाल में कहीं ऐसा कुछ है? नहीं है। क्या रीजन है कि डायमंड झारखंड छत्तीसगढ़ एरिया में ही है ना। उड़ीसा में क्या रीजन, एमपी में, क्योंकि ये वो रीजन है जो ट्रॉपिकल रीजन के अंडर में आता है। तो ट्रॉपिकल रीजन का मतलब है रेनफॉल और टेम्परेचर, और इनका मतलब है कि फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट का मतलब है कोल, और कोल का मतलब है डायमंड। क्लियर हुआ बात? इतना समझना है। हाँ, ये बात सही है कि जब से प्लेट टेक्टोनिक आया है, पेगलर थ्योरी आया है, तब से कहीं भी हो सकता है कॉल, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ही है। एक जगह आपको एग्जांपल और दिखाते हैं, बताते हैं।
साउथ अफ्रीका में कौन सी लेक वो है माइन, क्या नाम है उसका, गोल्ड डायमंड माइन बहुत फेमस है, जोहान्सबर्ग के साउथ साउथ अफ्रीका में है। मतलब मेरा कहने का है जो साउथ अफ्रीका का जो माइन है, या अफ्रीकन का माइन है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साउदर्न पार्ट है, उधर ही माइन है ना। आपको पता है साउथ अफ्रीका का जो रीजन है वो डायमंड के लिए फेमस है ना, हीरे के लिए फेमस है। उसका रीजन यही है, वो ट्रॉपिकल रीजन का पार्ट है। लीबिया में नहीं है, मिस्र में नहीं है, इधर ही क्यों है? तो ये चीजें हैं। तो ठीक है, अब समझ में आई बात कि क्यों है। यस सर। तो हर्सले प्लेट्यू यहाँ पर है, और किम्बरले नॉर्थ में है। एक है हाँ टुम्बा। तो टुम्बा प्लेट्यू जो है वो इस रीजन में है, चाहे तो नोट कर सकते हैं, इस रीजन में यहाँ पर टुम्बा प्लेट्यू, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये था। उसके बाद हम देख लेते हैं माउंटेन। अगर हम माउंटेन की बात करें तो चलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ। तो पहला है डार्लिंग रेंज, दूसरा है इसमें मैकडोनाल्ड रेंज। तो पहले डार्लिंग रेंज को देखते हैं कहां पर है। डार्लिंग रेंज है वो इस ये वाली रेंज है, ये वाला एरिया, ये डार्लिंग रेंज है, ठीक है। डार्लिंग रिवर यहाँ पर है, ये ध्यान रखना है। डार्लिंग रिवर ये है, डार्लिंग रिवर यहाँ पर है, लेकिन डार्लिंग रेंज है वो इस रीजन में है। दोनों में फर्क समझ लेना। और उसके बाद है रियो नेल्ड रेंज। तो रियो नेल्ड जो रेंज है वो इस रीजन में है, इस रीजन में, यहाँ पर है, इस रीजन में, ये ठीक है, इस रीजन में। उसके बाद है मैकडोनल्ड रेंज। तो मैकडोनल्ड रेंज है वो इस रीजन में है, यहाँ पर। आप इनको बाद के एटलस में देख लीजिए, वो क्या होता है तो मिलाने को दे सकता है। मैकडोनल्ड रेंज काफी फेमस है, और डार्लिंग रेंज तो आप जानते ही हैं। उसके बाद है इसमें फिलेरेंडर रेंज। हाँ, फिलेरेंडर रेंज। फिलेरेंडर रेंज कहाँ पर है? इस रीजन में, इस रीजन में। फिलेरेंडर रेंज यहाँ पर है, इस रीजन में। उसके बाद है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये तो पता है। ये कहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज? बताओ नाजुका, किधर है अप्रोच? सचिन बताओ। ये बहुत फेमस है, ग्रेट डिवाइडिंग के नाम से ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये है, ये वाला पोर्शन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ये मैंने क्वेश्चन भी दिया था। और ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन है। इसके साउदर्न वाला पार्ट ब्लू माउंटेन है, ये वाला पार्ट क्या है? ब्लू माउंटेन है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज ए फोल्ड माउंटेन रेंज, ठीक है। ये बलित पर्वत है, ये बलित पर्वत है। मैक्सिमम नदियां यहीं से निकलती हैं। जब नदियां यहाँ से निकलेंगी तो इधर आएंगी, ठीक है। मैक्सिमम नदियां यहीं से निकलती हैं, यहीं से डार्लिंग रिवर है, बहुत सारी यहाँ पे रिवर हम बात करेंगे। और नेक्स्ट है इसमें ब्लू माउंटेन, ये है ब्लू माउंटेन। अच्छा, इंडिया में ब्लू माउंटेन है कहीं पर? है? बताएं, इंडिया में भी है कि नहीं? इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, ब्लू माउंटेन। जो यारकोमा रेंज है उसके आसपास के रीजन में, खासकर साउदर्न पार्ट में है। है क्या ब्लू माउंटेन का? क्या? सिर्फ नाम? सर ब्लू माउंटेन का कोई कॉन्सेप्ट है या सिर्फ नाम से ही है? मतलब कॉन्सेप्ट क्या, वो ब्लू कलर की रॉक्स हैं वहां, मतलब दिखता है दूर से। नाम के यही है कि उस रेस वगैरह से दिखता है, उसको ब्लू माउंटेन कहते हैं, नाम दिया गया है, ये है। और उसके बाद आपका हो गया कि माउंटेन हो गए, प्लेट्यू हो गए। और उसके बाद क्या था इसमें? कुछ रिवर के नाम लिख लीजिए, 2-3 हैं, और उसको बस देखना है आपको। बस
देखो जब चीजें बहुत दूर की होती हैं, दूर की मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया हमारे पास तो नहीं है, तो बस हमें लोकेशन पता हो ये सफिशिएंट है। जरूरी नहीं आप उसकी लेंथ को याद करें, आप उसका ओरिजिन को याद करें, आप उसकी जो वाटर को डिपॉजिट करता है वहां याद करें। तो ऐसा कोई मतलब जरूरी नहीं होता है कि आपको उसका उत्पत्ति और डेल्टा भी पता हो। रिवर का नाम याद है ये बहुत है, और सारी याद हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जब वो पूछेगा तो बहुत हाईलाइट पूछेगा, बहुत बड़ी बात पूछेगा। वो जब भी ऑस्ट्रेलिया में माउंटेन पूछेगा तो आपको या तो ब्लू माउंटेन पूछेगा या फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछेगा या डार्लिंग रेंज पूछेगा। इन तीन में से चौथा नहीं पूछेगा। उसी तरह से डेजर्ट है, तो डेजर्ट को आप सिर्फ ये पूछेगा सिम्पसन डेजर्ट कहाँ है, और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है, ग्रेट सैमसन कहाँ पे है ना। तो प्लेटू पूछेगा तो किम्बरले पूछेगा, जो मतलब वर्ल्ड लेवल पर हम लोग जानते हैं। जैसे लास्ट में पूछा उन्होंने कुक माउंटेन या कुक आइलैंड या कुक स्टेट, तो कुक बहुत बड़ा नाम है क्योंकि कुक ने ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की खोज की थी। वो डिस्कवर किया था न्यूजीलैंड को कुक ने, जेम्स कुक ने। तो छोटा नाम नहीं है। तो मतलब जो चीजें बहुत हाईलाइट है सिर्फ वही फोकस करना है। आप ये मत सोचना कि अरे इसमें हमें ओरिजिन भी पढ़ना था रिवर का, या ऐसा कुछ नहीं है। तो लिख लीजिए रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रिवर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो कौन कौन सी रिवर है उसको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया पे हम कल का दिन और लगाएंगे, फिर हम लोग नया कॉन्टिनेंट करेंगे बाकी करंट अफेयर्स के साथ। तो एक है रिवर, रिवर माउंटेन की बात करें हम, तो रिवर की बात करें तो कौन कौन सी रिवर हैं। दो रिवर यहाँ की बहुत फेमस हैं। पहली रिवर है डार्लिंग रिवर, ठीक है, डार्लिंग रिवर। दूसरे है मर्रे रिवर, ठीक है, मर्रे रिवर। और तीसरी है इसमें मुर्मू ब्रिज रिवर, मुर्मू ब्रिज रिवर, ठीक है। उसके बाद है इसमें विक्टोरिया रिवर, विक्टोरिया रिवर, ठीक है। और ये है तो ये नदी है। उसके बाद एक और नदी है स्वान, स्वान रिवर, ठीक है, स्वान रिवर। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप देख लेते हैं ये रिवर कहाँ कहाँ पर है। ये जो दोनों रिवर हैं, ये जो रिवर हैं ये निकलती हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, है ना। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। चाहे तो सिर्फ इसका ही आप याद रखिए दोनों का, ये दोनों हैं कहाँ पर। बाकी तो आपको जो ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया लेक है, तो विक्टोरिया जो डेजर्ट है उसके पास में ही है, ठीक है। उसके बाद है ये स्वान रिवर है, ये भी ये भी उसी के पास में वेस्टर्न साइड में है। लेकिन ज्यादातर आपको जब भी पूछेगा, जब भी एग्जाम में आएगा, इन दो के बारे में पूछेगा। और मोस्टली हम लोग एज ए नॉर्मली बेस पे मर्ले डार्लिंग रिवर बोल देते हैं। मर्ले डार्लिंग दो रिवर है, एक नहीं है। आपने हो सकता है कुछ जो बुक्स वगैरह उनमें लिखा हो कि मर्रे डार्लिंग रिवर, तो मर्रे अलग है, डार्लिंग अलग है। कैसे दिखते हैं देखिए, क्या है ये, हाँ ये देखिए, शायद इसमें होना चाहिए यार ये रिवर तो। अगर हम हाँ, नहीं दिखा रहा है क्या ये एड्रेस में, हाँ
देखते हैं। तो ये में शो नहीं किया है, मगर मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एटलस में होगा, इसमें नहीं दिखा रहा मैप में होगा, मगर अभी वो जूम बहुत कर रहे हैं तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। खैर चलिए कोई नहीं, हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर है, जो डार्लिंग रिवर ऊपर है और मर्रे नीचे, तो इतना समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो रिवर है वो इस रीजन में है, यहाँ पर है। मर्रे रिवर इधर है और डार्लिंग रिवर इधर है, तो बस ये जान लीजिए। ऊपर डार्लिंग है और ये मर्रे रिवर है। तो नॉर्थ में डार्लिंग है और नीचे मर्रे रिवर है, और दोनों ही ग्रेट विक्टोरिया से निकलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज लिखा हुआ है, देखो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट। इस व्हाइट का मतलब जानते हैं क्या होता है? व्हाइट, VIGHT, व्हाइट। तो व्हाइट का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वे है ना, ये वे है और ये व्हाइट है। व्हाइट, वे और व्हाइट का मतलब ये होता है, सिंपल समझ लीजिए कि अगर कोई वे है वो इस तरह से होगी, है ना, इधर भी लैंड है ना, और इधर भी लैंड है और इधर भी लैंड है, जैसे बे ऑफ बंगाल है। मगर व्हाइट का मतलब होता है इस तरह से, मतलब ये वे का बड़ा रूप होता है। वे जो होती है उसका, वे में क्या है, स्लोप ज्यादा होता है इस तरह से, और इसमें कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। तो वही अगर आप देखोगे इसको, ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट को, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, है ना। ये जो है ये व्हाइट है, इसको पूरा हम व्हाइट कहते हैं इस रीजन पे, वे नहीं है, ये व्हाइट है। तो बस थोड़ा सा याद रखना है कि वे इज अ फॉर्म ऑफ, व्हाइट इज अ फॉर्म ऑफ वे। यानी जो व्हाइट को इंग्लिश में भी, हिंदी में भी व्हाइट ही कहते हैं, मगर इसको हिंदी में खाड़ी कहते हैं, ठीक है। इसको व्हाइट ही कहते हैं, पता नहीं, हो सकता कुछ और नाम हो, अगर हिंदी एड्रेस में देखना व्हाइट को कुछ और दिया है क्या। तो ये था। अब इसमें ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, कुछ एनिमल्स के नाम लिखा रहा हूं फटाफट। कुछ एनिमल्स के नाम हैं, एनिमल्स के कुछ नाम हैं जो ऑस्ट्रेलिया से रिलेट करते हैं। ये कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पहला लिख लीजिए कंगारू, ठीक है। ठीक है, तो पहला क्या है, कंगारू है। कंगारू। दूसरा क्या है, कंगारू जानते हैं क्या है, ये कोआला। कोआला, कोआला भी आपने बहुत सुना होगा, नाम पूछा है। कोआला हो सकता है इस तरह से लिखा हो, देख लेना आप, कोआला शायद यही होगा। उसके बाद है इसमें डिंगो। डिंगो पता है, डिंगो मैंने बताया था आपको एक बार। व्हाट इज द डिंगो? मुझे याद आ गया मैंने कब बताया था। डिंगो इज ए स्पीसीज ऑफ डॉग, ये कुत्ते की प्रजाति है। कि ये सारे एनिमल इस बार न्यूज में थे, कि जब ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर हुआ था तो बहुत बड़ी संख्या में इनकी डेथ हुई थी, डिंगो की।
तो डिंगो एक कुत्ते की प्रजाति है, कुत्ते की तरह होता है जानवर ये। मैंने उस समय दिखाया भी था शायद आपको। उसके बाद है प्लेट्स पस। प्लेट्स पस। उसके बाद है एमू। एमू जानते हैं? एमू तो पता होगा, एमू। और उसके बाद है लायर वर्ड, है ना? लायर वर्ड भी पता होगा आपको, लायर वर्ड। तो ये कुछ वर्ड्स के नाम, एनिमल के नाम हैं जो वहां पे आप लोग कभी पूछा जा सकता है। एमू, एमू जानते ही होंगे। ये करना क्या है आपको कि इन एनिमल को आपको जाके इमेज में देख लेना है। इमेज में आपको देख लेना, और भी कई सारे जानवर हो सकते हैं। एक मुझे जानवर का नाम नहीं याद आ रहा है, और मतलब क्या बोलते हैं कि वो सिर्फ पेड़ों पे रहता है और पेड़ों की छाल पत्ती खाता, मैंने केवल उसको फोटो भी लगाया है। क्वाला शायद उसको कहते हैं, है ना? क्वाला कहते हैं। वो 6 या 5 क्लास के एनसीईआरटी में भी उसका फोटो है, तो क्वाला ही है वो शायद। सर अंतरराष्ट्रीय क्या सर? हाल ही अपने इंडिया क्या क्या इंडिया को मतलब बाहर किए हैं कि मतलब इस सब एनिमल? जब ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं तो भारत क्यों होंगे? ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं ना, तो ये सब तो ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो है क्वाला एनिमल है, ठीक है? ये क्वाला एनिमल है। ये क्वाला एनिमल है, तो आप इसको देख सकते हैं। बस थोड़ा सा याद रखना है ताकि मैं दिखा रहा हूँ। ये ऐसा एक एनिमल है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज में है, और ये इसलिए ज्यादा न्यूज में था, मैंने उसमें बताया भी था। ये जानवर ऐसा है कि सिर्फ पेड़ों पे रहता है और ये पूरे टाइम सोता है, बहुत आलसी होता है। 8 दिन में एक ही बार आता है नीचे, है ना? बाकी पूरे टाइम ये, जब एक पेड़ पर पत्तियां खत्म हो जाती हैं, लीव्स खत्म हो जाते सर हैं। तो अपने देश का क्या ही जानवर एनिमल? क्या अपना देश का, इंडिया इंडिया दूसरा का? और अदर कंट्री का? इंडिया का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है। हम ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं गुड्डू, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। सर इसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें, इकोसिस्टम में? सिर्फ सोते ही रहता है तो? अब कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा ही। एक ही बार 8 दिन में आता है नीचे, अपनी प्राकृतिक क्रियाएं करने पे चढ़ जाता है ऊपर, वो ऊपर नहीं करता है। तो ये है। और जब ये एक पेड़ पे खत्म हो जाती है पत्तियां, तो दूसरे चला जाता है, तो इसलिए देखो फॉरेस्ट फायर का जो रीजन था, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हुआ था, उसका रीजन मैं हाँ, तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कंगारू। कंगारू तो दिखा दे, कंगारू तो पता ही होगा, है ना?
कंगारू एनिमल ही तो शायद वहाँ का नेशनल एनिमल भी है ना कंगारू। Yes. तो हाँ नेशनल एनिमल है। उसके बाद है डिंगो। डिंगो में दिखाता हूँ आपको कैसा है ये डिंगो, क्योंकि इस बार पता नहीं मुझे लग रहा है कि इस बार कुछ पूछेगा। भारत में है सर भी, कंगारू भी। क्या? कंगारू भारत में भी है सर। पता नहीं, भारत में नहीं देखा है, इंडिया में है ये। तो ये डिंगो है। डिंगो कुत्ते की तरह होता है, एनिमल डॉग की तरह ही है ये, ठीक है। ये तो कोई से डॉग है। उसके बाद है इसमें प्लेटपस, ठीक है। प्लेटपस देखते हैं क्या है। प्लेटपस एनिमल ये है, ये प्लेटपस एनिमल है इस तरह का, है ना। तो ये प्लेटपस है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और उसके बाद है इसमें एमू। एमू तो खैर मत पता ही होगा आपको, एमू क्या होता है, सुना होगा अक्सर। ये है एमू, हमारे यहाँ शुतुरमुर्ग टाइप का होता है एमू। और उसके बाद है इसमें लायर बर्ड। लायर बर्ड जानते हैं? ये है, पक्षी है। लायर बर्ड क्यों कहते हैं इसको, पता नहीं, झूठ बोलता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो खासकर डिंगो के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कोआला के बारे में पूछ सकता है, और कंगारू तो खैर है ही। एमू के बारे में पूछ सकता है, एमू के बारे में, एमू के बारे में। एक चीज आपने गौर की होगी, जितने भी हमने एनिमल देखे हैं सारे एनिमल साइज में बड़े हैं, और उसका रीजन है जो भी एनिमल है सब नॉर्दर्न वाले पार्ट में, क्योंकि वहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रीजन है, ठीक है। तो डेजर्ट रीजन ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा है। तो एनिमल में फॉरेस्ट में जब भी मतलब क्या होता है कि जब फॉरेस्ट में आग लगती है तो उसके दो रीजन होते हैं मेन। पहला रीजन होता है कि पेड़ आपस में स्पार्किंग करते हैं। तो दो पेड़ हैं, दो पेड़ आपस में स्पार्किंग करेंगे तो उनसे आग लग सकती है रगड़ने से। दूसरा, अगर कोई टूरिस्ट वहां जाता है तो वो मान लीजिए सिगरेट पिया या कुछ भी ऐसा कुछ एक्टिविटी की, कुछ भी ऐसा उसने किया, तो टूरिस्ट तो फिर टूरिज्म की वजह से आग लग सकती है, ठीक है। और जो माउंटेन रीजन है उसमें क्या होता है कि अगर बहुत बड़े लेवल पर लैंडस्लाइड होता है, लैंडस्लाइड हुआ तो क्या हुआ, वहां पे बहुत बड़े बड़े इस तरह से पत्थर आते हैं, ठीक है। पत्थर आते हैं बहुत ऊपर, जैसे हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में होता है। उत्तराखंड में बहुत कई बार आपने देखा आग लगती है, बहुत बड़े बड़े पत्थर ऊपर से गिरते हैं, तो पत्थरों के आपस में जो फ्रिक्शन होता है, आपस में स्पार्किंग होती है, टकराते हैं। तो टकराने की वजह से फॉरेस्ट जो पत्थर हैं, स्टोन है, उनसे एक चिंगारी निकलती है, आग निकलती है, इस वजह से वहां आग लग जाती है। तो जहां पर लोग कहते हैं कि पहाड़ों पे आग कैसे लगती है, पहाड़ों पे आग लगती है पत्थरों के टकराने से। जो कि बड़ा पत्थर ऊपर से गिरता है तो छोटे पत्थर गिरते हैं, फिर टकराते हैं, एक चेन शुरू हो जाती है पत्थरों के टूटने की, और वो कहीं न कहीं स्पार्किंग कर देती है। जैसी चिंगारी निकलती है वहां जो भी आग, जो भी चीजें होती है, सूखे पत्ते या पेड़ होते हैं, उनमें आग लग जाती है। और एक बार आग, और ये रीजन आपने देखा होगा, अक्सर आपने अमेज़न के फॉरेस्ट में देखा होगा, आपने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेस्ट में देखा है, उत्तराखंड में देखा है, हिमाचल में देखा है, बहुत बड़े लेवल पर। तो जहां माउंटेन नहीं है, जैसे मान लो ब्राजील अमेज़न है, अमेज़न का फॉरेस्ट है, तो जहां माउंटेन नहीं है उस रीजन में पेड़ आपस में टकराते हैं। और एक पेड़ होता है सबसे, बांस है, बैम्बू है, बैम्बू है, और ये यूकेलिप्टस है। जो पेड़ हाइट में ज्यादा होते हैं, पतले होते हैं, वो आपस में स्पार्क टकराते हैं, रगड़ते हैं, तब जाके आग लग जाती है ना। और छोटे छोटे जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, जैसे नेशनल पार्क टाइप के, जैसे काजीरंगा है, मानस है, राजा जी है ना, कॉर्बेट है, कान्हा है। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, जो लोग टूरिस्ट जाते हैं वो अपनी कलाकारी करते हैं, तो उस वजह से लग जाती है, ठीक है। तो तीनों चीजें आप समझ गए
कि माउंटेन में आग कैसे लगती है और प्लेन फॉरेस्ट में कैसे लगती है, और जो मतलब सेटलमेंट के आसपास जो फॉरेस्ट होते हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटी से भी आग लग जाती है। लेकिन जो माउंटेन में है वहां कौन जाएगा, वहां कैसे आग लगती है। ठीक है, तो ये रीजन है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अफरोज, नाजुका, गुड्डू? हाँ सर। यस सर। तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। अब हम लोग बाकी कल हम लोग फाइनल ऑस्ट्रेलिया को पूरा कर देंगे, और कल के बाद फिर हम लोग साउथ अमेरिका को करेंगे। और जितने भी हमने चीजें समझाई हैं उतना अगर आपने याद रख लिया, और जो हमने कनेक्टिविटी की एक दूसरी चीजों से, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हमने आपको यहाँ तक बता दिया है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो नॉर्थ में क्यों है, और आप समझ भी गए कि नॉर्थ में ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो ट्रॉपिक कंडीशन है। ठीक है, अगर डायमंड माइन है वो नॉर्थ में क्यों है, क्या रीजन है कि जो रिवर है, तो लोग कभी आपसे पूछ सकता है क्या रीजन है कि जो मोस्टली रिवर ईस्टर्न पार्ट में है और उनका फ्लो ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, क्या इसी तो ऑस्ट्रेलिया है ना इस तरह से, तो क्या रीजन है कि जो रिवर है वो मोस्टली ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है ना, क्या रीजन है ऑस्ट्रेलिया में रिवर यहीं से है। तो कल हम लोग बात कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट है, वो है ये ग्रेट बैरियर रीफ पर बात कर लेंगे कुछ। चलिए आज टॉपिक कुछ जीएस के भी देख लेते हैं, काफी लोग नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। अच्छा, जीएस में कुछ टॉपिक थे जो हम लोगों ने करे थे, क्या था? और आशा कर रहे थे सर। आशा इंडिया हो गया था ना, ठीक है। और एक टॉपिक है इसमें आरसी तिवारी कमेटी, तो उस पर थोड़ी सी बात करते हैं आज। हेडिंग में दिखाया था आरपी तिवारी है थोड़ी, हाँ आरपी तिवारी, आरपी तिवारी कमेटी देखा है, ये क्या है बताएं? आरपी तिवारी कमेटी, आरपी तिवारी कमेटी देखा ही नहीं? आपको पता है यूपीएससी में कस्तूरी रंजन कमेटी का नाम पूछा था यूपीएससी में, और पूछा था किससे रिलेटेड है, यूपीएससी में या स्टेट में कहीं था, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो देखो आरपी तिवारी जो है वो कमेटी है एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। और ये जो आरसी तिवारी हैं, ये आरपी तिवारी हैं, ये यूजी से हैं, यूजीसी से। आरपी तिवारी हैं वो यूजीसी से हैं। यूजीसी समझते हैं आप लोग, है ना, यूनियन ग्रांट कमीशन, ये यूजीसी से हैं। प्रोफेसर हैं आरपी तिवारी। तो आरपी तिवारी जो कमेटी वो बनाया गया था एंट्रेंस एग्जाम को लेकर। अभी क्या है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें ये बोला गया है, न्यू एजुकेशन 2020 पॉलिसी में ये कहा गया है कि जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उस एंट्रेंस एग्जाम को, जो मल्टी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसको कम किया जाए और कोई एक एग्जाम किया जाए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, है ना। बीच में एक टेस्ट की बात हुई थी, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, एक टेस्ट हो, एसएससी के लिए एक ही हो, बैंक के लिए एक ही हो, मतलब और भी मतलब रेलवे के लिए। उन्होंने कहा है कि जैसे अभी क्या होता है
देखो आप समझ रहे हो कि अगर किसी को स्कूल में पढ़ाना है, मतलब स्कूल में 1 to 5 टेस्ट अलग होता है ना, 6 to 8 टेस्ट अलग होता है, 9 to 12 टेस्ट अलग होता है, ठीक है। और अगर हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है तो उसका टेस्ट अलग होता है। आप समझ रहे हैं, इतने टेस्ट तो हमारे इस एजुकेशन फील्ड में होते हैं। 1 to 5 वाला स्टेट होता है या फिर सीटेट पार्ट 1, ये सीटेट पार्ट 2। यहाँ पर टीजीटी होती है और हाँ यहाँ पर टीजीटी होती है, यहाँ पर पीजीटी होती है, इनका अलग। यूनिवर्सिटी लेवल पर भी एग्जाम अलग अलग होते हैं। तो एलएलबी का अलग होता है, एलएलबी का करोगे तो इसका एंट्रेंस अलग होगा, बीएड करोगे तो उसका एंट्रेंस अलग होगा, बीबीए करोगे तो उसका एंट्रेंस अलग होगा, गेट करोगे तो उसका एंट्रेंस अलग होगा, ठीक है। और अगर आप मेडिकल में जाओगे नीट तो उसका एग्जाम अलग होगा। तो इतने सारे एंट्रेंस होते हैं, इनको मिनिमाइज किया जाए। और मिनिमाइज इसलिए किया जाए कि अब मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। यूपीएससी वाला बीएड भी देता है, अलग उसका सिलेबस बना दिया, एलएलबी भी कर लेता है, उसका अलग किया, है ना। अगर वो टीजीटी में जाना चाहता है, पढ़ाना चाहता है पार्ट टाइम के लिए, तो उसका अलग कर दिया। तो क्या होता है इसमें, क्या है, मल्टी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कोचिंग का हेल्प लेना पड़ता है। इसमें क्या है, एक कोचिंग मार्केट खड़ा होता है ना। ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होगा शायद। टीजीटी का मतलब होता है जो लोग 9th to 10th पढ़ाते हैं, वो टीजीटी में आते हैं, 9th to 10th वालों को, ठीक है। और ट्रेनिंग टीचर ऐसा कुछ है, मतलब पीजीटी वाले हैं, उससे नीचे टीजीटी वाले हैं, और फिर बेसिक में जो होते हैं वो लोग हैं। तो इसका सिर्फ पर्पज यही है कि कैसे एंट्रेंस एग्जाम को मिनिमाइज किया जाए और कोई एक या दो एग्जाम रखे जाएं जिससे आगे फिर एग्जाम वो लोग दे सकें, है ना। अभी हम मल्टी एग्जाम दे रहे हैं, और मल्टी एंट्रेंस एग्जाम का मतलब कई सारे एग्जाम्स ले रहे हैं हम लोग। इससे क्या होता है, स्टूडेंट पे बर्डन ज्यादा होता है, और इससे क्या एक कोचिंग मार्केट डेवलप हो जाता है। आपने देखा ही होगा, अभी पहले आप यूपी टेट मतलब सी टेट की तैयारी कीजिए, फिर आप टीजीटी की तैयारी कीजिए, फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, मतलब अलग अलग। अब एक यूपी में शायद एक और आया है, यूपी नहीं, पीईटी करके एग्जाम, पीईटी करके। तो आप बताओ, अब बच्चा पहले पीईटी करेगा, उसके लिए अलग से कोचिंग करेगा, फिर स्टूडेंट कोई एसएससी की तैयारी करेगा या टीजीटी की तैयारी करेगा तो उसके लिए अलग से तैयारी करेगा। टीजीटी पास हो गया वो, फिर वो अगर पीजीटी करना चाहता है तो मतलब उसके ऊपर अपर लेवल का एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए अलग से कोचिंग करेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे पे जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, एक्स्ट्रा बर्डन, और एक कोचिंग मार्केट डेवलप हो रहा है। तो ये है। तो क्या करना है इसको कि आरसी तिवारी कमेटी की रिपोर्ट क्या बोला है कि हाउ टू मिनिमाइज, क्या है ये सब्जेक्ट, क्या है इसका है, हाउ टू मिनिमाइज एंट्रेंस एग्जाम। बस इतना ही समझ लीजिए, हाउ टू मिनिमाइज एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम को कैसे, एंट्रेंस एग्जाम को कैसे कम किया जाए। हर लेवल पे दो दो एग्जाम होते हैं, इस एंट्रेंस एग्जाम को कैसे कम किया जाए, तो ये लेवल है, ठीक है। तो बस सब्जेक्ट आपसे ही पूछेगा आरपी तिवारी कमेटी किससे रिलेटेड है, तो क्वेश्चन सिर्फ आपका इतना ही फंस जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। थोड़ा और डीप में जाएंगे तो बस यही है कि हाउ टू मिनिमाइज एंट्रेंस एग्जाम। 2 या 3 एग्जाम रखो, उसके बाद एक एग्जाम ऐसा करा दो कि कोई भी एग्जाम हो, जैसे कोई एक्स वाई जेड कोई एग्जाम करा दीजिए, ठीक है। ये एग्जाम पास करने के बाद कैंडिडेट एसएससी में भी जा सके, एसएससी के लिए भी अप्लाई हो सके, है ना, बैंक के लिए भी अप्लाई हो सके, ठीक है, पुलिस के लिए भी अप्लाई हो सके, और मतलब टीचिंग के लिए अप्लाई हो सके। तो इस तरह से बाकी आप उसकी ट्रेनिंग करवा दो, है ना।
बाकी आप उसकी ट्रेनिंग करवा दो, आप उसकी एलिजिबिलिटी रख दो अलग अलग। भाई बैंक में वही जा सकता है जिसने कॉमर्स किया हो, मनी रख दो। टीचिंग में वही जा सकता है जिसने बीएड किया हो या एमएड किया हो या नेट किया हो, तो वो रख दो आगे के लिए, उसके लिए उसको ट्रेनिंग दे दो। एक एग्जाम तो इनके लिए स्टूडेंट बेचारा बार बार नहीं, इसके लिए अलग से एग्जाम तैयारी करता है, अलग अलग नहीं करना पड़ेगा उसको। तो ये ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये एक मेन पॉइंट था। क्लियर है आर के तिवारी कमेटी? और कभी आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप देखो एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है या बहुत खराब है, मतलब इससे नहीं है। आपको मतलब ये है कि व्हाट इज द विजन ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एजुकेशन। भारत सरकार का भविष्य में शिक्षा को लेकर क्या आईना है, क्या विजन है, क्या सोच है, क्या रास्ता है, वो है एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। कि भारत सरकार क्या चाहती है आगे चल के, भारत की आगे की एजुकेशन कैसी होगी, क्या सिस्टम होगा। अगर आपसे सीधे इंटरव्यू पूछा जाता है, सीधे आपसे देखो बहुत ये कुछ लोग स्मार्ट लोग ही कर पाते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं होती। हर किसी को अरे बीजेपी ने किया तो बकवास होगा, मतलब उसको बीजेपी बोल के आपने खत्म कर दिया। लेकिन आप ये समझिए यूपीएससी अगर आपसे कभी ऐसे पूछती है व्हाट डू थिंक अबाउट द एजुकेशन रिफॉर्म इन इंडिया, है ना, आप भारत के शिक्षा के विकास में क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, तो मुझे लगता है अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समराइज कर देंगे तो उससे बेस्ट कोई आंसर नहीं होगा आपको, कुछ नहीं हो सकता उससे अच्छा। क्योंकि अब वो मतलब इतने काबिल लोगों ने बनाई है, यूजीसी के लोग हैं उसमें, जेएनयू के लोग हैं उसमें, है ना, आईएएस ऑफिसर है उसमें है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसको फॉर्मेट किया है और फॉर्मेट करके फिर गवर्नमेंट की उसमें गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है, पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया है, तब जाके हमारे सामने वो आई है फिल्टर हो गए। आप उसको सिर्फ उसी को एक्सप्लेन कर देना है कि हाँ ये है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये पहले नहीं था, ये हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। इंटरव्यू में पूछेगा अच्छा बताओ क्या होना चाहिए कि शिक्षा में सुधार हो, एकदम बोल दो जो इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है आपके लिए कुछ नया थोड़ी होगा। तो ये चीज है, और कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, जैसे नेगेटिविटी थी उसमें कि बच्चे को चाइल्डहुड में, बचपन में मदर लैंग्वेज में जो है, मदर टंग में उनको शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कोई बच्चा अगर पंजाब का है ना, तो उसको पंजाबी में ही उसको प्राइमरी एजुकेशन दो। मदर टंग मतलब जो वो बचपन घर पे बोलते, जैसे जैसे मान लीजिए क्या हरियाणा का बच्चा है, पंजाब है या तमिल का है या बंगाल का है या उड़ीसा का है, तो उसको मदर टंग का मतलब ये है कि जो उसके घर में बोला जाता है उसको बोलते हैं। हाँ, प्राइमरी लेवल तक उसको देना है। तो कुछ लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, काउंटर क्वेश्चन, कि यार ये कैसे, आजकल अंग्रेजी का जमाना है, आप तो पंजाबी सिखाने की बात कर रहे हो, आप बंगाली सिखाने की बात कर रहे हो, आप हिंदी सिखाने की बात कर रहे हो। तो आजकल के पेरेंट्स को अगर बच्चा तोता बोलता है तो उनको लगता है ये बैकवर्ड है, पैरट बोल दिया तो खुश हो जाते हैं, मतलब उछल पड़ते हैं। आम को आम बोल दिया तो बोले नहीं मैंगो बोलो, ठीक है। तो ऐसा है, सामने आपके आएगा कि भाई एजुकेशन पॉलिसी को हमें वर्ल्ड लेवल पे ले जानी है, तो ठीक है ले जानी है, लेकिन बच्चा 10 साल तक का है, तब तक बच्चा अगर स्कूल में इंग्लिश वो सीखता है ना, घर पे आके फिर वो हिंदी में बोलता है या पंजाबी में बोलता है या फिर बंगाली में बोलता है, जो भी उसकी अपनी लैंग्वेज होगी रीजनल बेस पे, मराठी में बोलता है, किसी में बोलेगा, तो वो कोई मतलब नहीं है उसका। तो घर पे जो चीजें वो समझ पाएगा। घर पे अगर तरबूज को तरबूज बोलते हैं तो तरबूज ही समझ में आएगा उसको, है ना। स्कूल में वाटरमेलन बोल के आया है, सीख के आया है, और इस घर पे आके वो अपनी भाषा में सुन रहा है कि मैं तरबूज, तो उसका कोई लेना नहीं। तो ये चीज आपको उसको एक्सप्लेन करोगे कि क्यों, क्योंकि स्कूल का माहौल के बाद स्कूल में 4 घंटे रहता है,
और 20 घंटे वो अपने उस माहौल में रहता है जहां वो अपनी भाषा सीखता है। वो उसको नहीं पता है, पानी को पानी नहीं बोलता है, वाटर नहीं बोलेगा, वो घर में जो बोलते हैं वही बोलेगा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट है लिथियम रिफाइनरी। लिथियम रिफाइनरी बताएं। लिथियम रिफाइनरी, पहली बात है कि अच्छा लिथियम होता क्या है, बता सकते हैं? कोई है साइंस वाला स्टूडेंट? व्हाट इज लिथियम? सर वो पीरियोडिक टेबल में आता है। यूज क्या है इसका? आवाज आपकी कट रही है। देखिए इशू बहुत हो रहा है, मैं क्लास भी नहीं कर पा रहा हूँ 1-2 दिन से। चलिए कोई नहीं, क्लास नहीं कर पाए तो इश्यू तो हो ही रहा है। बारिश यहाँ आज आईएमडी ने बोला है कि पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है दिल्ली में बारिश ने। तो सच में मैं भी देख रहा हूँ, मैंने इतनी बारिश मुझे काफी साल हो गई रहते हुए, 15-16 साल हो गई और ज्यादा ही हो गई। तो अभी इतनी बारिश नहीं देखी, इस बार ज्यादा ही कुछ हो रही बारिश। तो देखो लिथियम क्या है, लिथियम क्या है? हाँ, ये एक मिनरल है, केमिकल कंपाउंड है ये, और ये रेयर अर्थ मटेरियल में आता है ना, रेयर अर्थ मटेरियल, यानी इसका जो सबसे ज्यादा, तो एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है ये एक मिनरल है ना, केमिकल कंपाउंड है, और सबसे ज्यादा इसका चाइना में प्रोडक्शन होता है, चाइना में, ठीक है। इंडिया में इसका नहीं होता है, इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, और मैक्सिमम इसका चाइना में होता है, ठीक है। तो ये रेयर अर्थ मटेरियल है, यानी वो ऐसा मटेरियल है जो हर जगह नहीं होता है, चाइना में होता है। अभी क्या है, इंडिया ने वेनेजुएला से और ऑस्ट्रेलिया से एग्रीमेंट किया है। बात समझिएगा कि लिथियम क्या है, तो लिथियम इज ए केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड है, यानी मिनरल है। मैं आपको अगर आपको, और ये बैटरी में यूज होता है, बैटरी में, है ना, ये बैटरी में यूज होता है। मैं आपको दिखा सकूं तो ज्यादातर लोगों ने देखा होगा आपको, जो बैटरी के ऊपर जो लगता है ना, हमें लगता है रांगा जैसा है ये, तो ये वही होता है। और देखिए आप इजीली इसको देख पाएंगे, ये है, तो ये लिथियम होता है ना, ये है। तो ये इंडिया में नहीं होता है, लेकिन इंडिया में इसकी नीड बहुत होती है, मतलब बैटरी बनाने के लिए, हाँ, इन आयन बैटरी, हाँ, जो बैटरी बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो पहली बात पूछेगा सबसे ज्यादा ये कहाँ पर है, तो चाइना में है। इंडिया में इसका कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए इंडिया ने वेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है कि वहां से लिथियम मंगा के तो इंडिया में रिफाइन करेगा, यानी इंडिया में उसका फाइनल प्रोडक्ट को बनाएगा। तो जो डिपेंडेंसी ऑफ लिथियम ऑन चाइना, इसको क्या कर रहा है, इंडिया कम करने की कोशिश कर रहा है। चाइना बार बार धमकी देता है हम तुम्हें लिथियम नहीं देंगे, और आपको पता है कि अगर हमें डिजिटल चीजों को बढ़ाना है तो बैटरीज हमें चाहिए, है ना। यहाँ तक कि हमारे जो हर किसी में बैटरी है, लैपटॉप से लेकर हमारे घड़ी तक में, तो मतलब जो भी बैटरी यूज होती जहां भी है, तो इतना बड़ा हमारे यहाँ इंडस्ट्री है बैटरी का, यानी व्हीकल्स में यूज होती है, हमारे डोमेस्टिक गुड्स में यूज होती है, जैसे क्या है ये इन्वर्टर होता है वहां पर यूज होती है, लैपटॉप में यूज होती है, फोन में यूज होती है। तो बैटरी का बहुत ज्यादा यूज है हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी पॉपुलेशन है,
तो डिपेंडेंसी हमारी चाइना पे थी, तो चाइना पे डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए, चाइना पर आश्रित न रहें, इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला, ठीक है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला, तो वेनेजुएला से एक एग्रीमेंट किया है और गुजरात में रिफाइनरी की है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में रिफाइनरी लिथियम, हाँ, लिथियम रिफाइनरी शुरू करने की बात हो रही है गुजरात में। तो कभी ये क्वेश्चन बनेगा। अभी देखो क्या समझना है आपको कि व्हाट इज द लिथियम। तो लिथियम समझ के मिनरल है, कॉम्प्लेक्स, ये केमिकल कंपाउंड है। सबसे ज्यादा कहाँ होता है? चाइना में। इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। यूज क्या है? यूज उसका बैटरी में है, ठीक है। हाँ, इसका इंडिया ने एग्रीमेंट किया वेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया के साथ। यानी इंडिया जो है वो लिथियम इंपोर्ट के लिए चाइना का अल्टरनेट सर्च कर रहा है ना। तो इसका एग्रीमेंट ये है कि अब हम लिथियम चाइना से परचेज ना करके हम वेनेजुएला और ऑस्ट्रेलिया यानी अदर कंट्री से परचेज करेंगे लिथियम को। और लिथियम का जो लिथियम को परचेज करेंगे वो क्रूड लिथियम होगा, मतलब उनका उसको रिफाइन हम लोग इंडिया में करेंगे। इससे क्या होगा? इससे जो हमारा जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री है वो भी डेवलप होगी और हमें इससे फायदा भी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन यही बनेगा कि लिथियम सबसे ज्यादा कौन सा कंट्री बनाता है? तो वो चाइना। इंडिया में कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है? इंडिया में नहीं होता है। और इंडिया में अभी लिथियम रिफाइनरी एस्टेब्लिश की गई है, तो वो गुजरात में की गई है। तो इसका यूज क्या है? तो इसका यूज बैटरी में है। और क्यों इंडिया इसके लिए परेशान है, चिंतित है, क्यों चाइना का अल्टरनेट ढूंढ रहा है? क्योंकि चाइना के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है कभी भी खराब हो सकते हैं। चाइना एक अच्छा दोस्त नहीं है ना। वो चालाक भी है और कनिंग भी है। क्लेवर और कनिंग दोनों है। क्लेवर का मतलब होता है स्मार्ट, कनिंग का मतलब होता है कि आदमी आपको चीट करके बात करे। चीट करना कनिंग होता है। क्लेवर होता है इंग्लिश में चालाक का, एक कनिंग भी होता है। तो चाइना जो है क्लेवर भी है, स्मार्ट भी है, कनिंग भी है। कनिंगनेस आपने देख ली, दुनिया को तोहफा दिया उसने कोविड-19 का। एक मिनट कॉल आ रहा है, मैं जरा